जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम BHIE 143 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले भी हम कई भी क्वेश्चन और आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके देख के अपना एग्ज़ाम और अच्छा कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। काहे कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग करते रहें। देखिए, आज की वीडियो में हम BHIE 143 के कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। देखिए, BHIE 143 में हम पर्यावरण का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है? तो आइए हम जिन क्वेश्चनों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको विश्लेषण बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बताएंगे। जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकालीन भारत में आप मानव पर्यावरण संबंध अंतःक्रिया एवं अंतर अंतराफलक को किस प्रकार देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, हरित साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। हरित साम्राज्यवाद की और यूरोपीय उपनिवेशवाद की भूमिका का आकलन कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय दर्शन में वन, झील आदि जैसे पर्यावरणीय तत्वों एवं घटकों की किस प्रकार कल्पना की गई है। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर में पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। तो इन तीनों में से आप देखिएगा तो हो सकता है तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप लोग वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आप इसे लिख के आइएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको परिभाषित करते हैं या विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में आप मानव पर्यावरण संबंध अंतःक्रिया एवं अंतराफलक को किस प्रकार देखते हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में मानव पर्यावरण संबंध अंतःक्रिया और अंतराफलक एक जटिल और विविध परिदृश्य को दर्शाते हैं। इस अवधि में पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन स्थानीय संस्कृति, समाज और राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ था। देखिए, पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग जो है इसको समझते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में कृषि, वनस्पति, जल स्रोत और भूमि का उपयोग प्रमुख था। कृषि व्यवस्था में अनाज और अन्य फसलों की उपज के लिए उर्वरक और जल का प्रबंधन महत्वपूर्ण था। कहाँ पे? मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत हम कब से कब मानते हैं? तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 से जो है 1900 जब ये हुआ था, क्या कहते हैं, 1857 का जो क्रांति हुआ था उन दोनों के बीच में जो है ये आधुनिक भारत हो गया। और मध्यकालीन भारत जो है, आप जब से दिल्ली सल्तनत और अंग्रेज के बीच के काल को जो है मध्यकालीन भारत हम कहते हैं। उनके बीच में जो सुल्तान आए या मुगल जो आए तो वो इस तरह से भारतीय समाज में वनस्पति का संरक्षण करते थे। ठीक है? देखिए, उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में जलाशयों और तालाबों की एक विस्तृत प्रणाली का निर्माण किया गया था, जिससे कृषि को नियमित पानी मिल सके। उत्तर भारत में गंगा, यमुना और अन्य नदियों के किनारे बसे गांव में जल संसाधनों का लाभ उठाया। देखिए, पहला तो आप देखते हैं दक्षिण भारत में जो है, आप वहाँ देखते हैं दक्षिण भारत में अधिक से अधिक जो है जलाशय और तालाब विस्तृत रूप से देखने मिलता है। वहीं पे जब हम उत्तर भारत की ओर आते हैं तो वहाँ पे गंगा, यमुना और अन्य नदियों के किनारे जो बसे रहने के कारण वहाँ जल संसाधनों का जो है लाभ इन नदियों से उठाया जाता है। और दक्षिण भारत में नदियों का कमी है जिसके कारण वहाँ जलाशय और तालाबों के
का जो है व्यवस्था किया गया था। देखिए, वनस्पति और वन संसाधन, वनों का भी महत्वपूर्ण स्थान था, जिसका उपयोग लकड़ी, ईंधन और औषधियों के लिए किया जाता था। मध्यकालीन भारतीय समाज ने वनों के संसाधनों को एक ओर तो आर्थिक लाभ के लिए उपयोग किया, वहीं दूसरी ओर संरक्षण के प्रयास भी किए गए। कई राजाओं ने वन क्षेत्रों के संरक्षण और सुधार के लिए नियम बनाए और वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय किए। तो मध्यकालीन भारत के जो राजा थे। मानव पर्यावरण संबंध, देखिए मध्यकालीन भारत में मानव और पर्यावरण के बीच संबंध संबंध बहुत ही परस्पर और निर्भरता पर आधारित थे। समाज ने पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग अपनी जीवन शैली के अनुसार किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कदम उठाए। उदाहरण के लिए कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं ने वृक्षों और जानवरों की पूजा की, जिससे इनके संरक्षण को प्रोत्साहन मिला। देखिए आगे, देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया। देखिए सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक प्रथाएं पर्यावरणीय प्रबंधन पर प्रभाव डालती थी। राजशाही और सामंतवाद ने भूमि और पानी के संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखा, जबकि गांव और स्थानीय समुदायों ने इन संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन के अपने तरीके विकसित किए। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं ने भी पर्यावरणीय नीतियों को प्रभावित किया, जैसे कि मंदिरों के चारों ओर हरियाली बनाए रखना हमें अभी भी देखने को मिलता है। तो सारांश देखते हैं। देखिए मध्यकालीन भारत में मानव पर्यावरण संबंध एक जटिल नेटवर्क था, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्व जुड़े हुए थे। आपस में जो है ये सभी तत्व जुड़े हुए थे। पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन की प्रथाएं समाज की आवश्यकताओं और मान्यताओं के अनुसार विकसित हुई। इस प्रकार मानव और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया ने एक स्थिर और संतुलित पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हरित साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। पहले हरित साम्राज्यवाद को परिभाषित करेंगे, फिर हरित साम्राज्यवाद की और यूरोपीय यूरोपीय उपनिवेशवाद की भूमिका का आकलन कीजिए। देखिए उपनिवेशवाद आप समझते हैं क्या होता है? देखिए उपनिवेशवाद होता है कि जैसे अंग्रेज अंग्रेज जो है भारत आए, यहाँ आके जो है अपना एक कॉलोनी बना लिए। कॉलोनी का कब कैसे बनाए? तो यहाँ के राजा को हरा के यहाँ से भगा दिया और अपना कानून बनाए। तो अंग्रेज के लिए जो है भारत जो है एक उपनिवेशवाद हो गया। तो यही उपनिवेशवाद होता है। आपको मोटा मोटी समझा दिए। देखिए, अब पहले समझते हैं हरित साम्राज्यवाद को पहले परिभाषित करते हैं। देखिए, हरित साम्राज्यवाद का तात्पर्य उन साम्राज्यवादी नीतियों और गतिविधियों से है जो पर्यावरणीय और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के माध्यम से सत्ता स्थापित करने का प्रयास करती है। यह अवधारणा इस बात पर आधारित है कि साम्राज्यवाद केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संसाधनों और पारिस्थितिकीय असंतुलन के माध्यम से भी कार्य करता है। देखिए, हरित साम्राज्यवाद में आमतौर पर प्राकृतिक संसाधनों का शोषण, भूमि का अधिग्रहण और पर्यावरणीय नीतियों का उपयोग अन्य देशों या क्षेत्रों पर प्रकाश प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें कंपनियों और देशों द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण के नाम पर स्थानीय संसाधनों और भूमि पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। यह अक्सर उन समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन करता है जो अपने पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भर रहते थे। देखिए, यूरोपीय उपनिवेशवाद जो है हरित साम्राज्यवाद पर किस तरह से इसका मतलब प्रभाव डाला है। देखिए, यूरोपीय उपनिवेशवाद ने हरित साम्राज्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपनिवेशवादी शक्तियों ने अपनी उपनिवेशिक नीतियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों को शोषित किया और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया। यूरोपीय देशों ने अपने औद्योगिक और कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
उपनिवेशित क्षेत्रों की भूमि, वन, खनिज और अन्य संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया। उपनिवेशी देशों ने कई बार प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के नाम पर अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए नियम और नीतियां बनाई। उदाहरण के लिए, उपनिवेशवादी शक्तियों ने अफ्रीका और एशिया में वनों की कटाई, खनन और भूमि अधिग्रहण के लिए नीतियां लागू की। इससे स्थानीय पारिस्थितिकीय तंत्रों को गहराई से प्रभावित किया और स्थानीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली को खतरे में डाला। हरित साम्राज्यवाद के माध्यम से उपनिवेशवादी शक्तियों ने पर्यावरणीय बदलावों का उपयोग अपने आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए किया। इसका मतलब था कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न केवल उपनिवेशों में बल्कि यूरोप में भी लाभकारी परिणाम लाने के देखिए आगे देखिए के लिए किया गया। इसने न केवल स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचाया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उपनिवेशी क्षेत्र आर्थिक रूप से पराधीन रहे और उनकी आर्थिक नीतियां उपनिवेशवादी देशों में हित में काम करें। इस प्रकार हरित साम्राज्यवाद और यूरोपीय उपनिवेशवाद के बीच गहरा संबंध है, जहां उपनिवेशवादी ताकतों ने प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और नियंत्रण करके अपने साम्राज्य को स्थापित किया और बनाए रखा। यह न केवल उपनिवेशित क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय असंतुलन को बढ़ावा देता है, बल्कि पर्यावरणीय न्याय और अधिकारों के उल्लंघन का भी कारण बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। दूसरा क्वेश्चन, आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, भारतीय दर्शन में वन, झील आदि जैसे पर्यावरणीय तत्वों एवं घटकों को किस प्रकार कल्पना की गई है। तो भारतीय दर्शन में जो है वन, झील जैसे पर्यावरणीय तत्वों की घटकों किस प्रकार की कल्पना की गई है, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन में वन, झील और अन्य पर्यावरणीय तत्वों की कल्पना गहरी और बहुआयामी है। इन तत्वों को न केवल प्राकृतिक संसाधनों के रूप में देखा गया है, बल्कि अन्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में भी महत्व दिया गया है। देखिए, वन का किस तरह से महत्व दिया गया है। भारतीय दर्शन में वन को जीवन की गहरी और पवित्र उपस्थिति के रूप में देखा गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वन को एक आदर्श और स्वच्छ स्थान माना गया है। वन को साधना का स्थल, ध्यान और तपस्या की जगह माना जाता है। इन स्थलों को तपस्वियों, ऋषियों और साधकों के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है। वन को जीवन की विविधता और उसकी अनंतता का प्रतीक माना जाता है। वन में विचरण और साधना की प्रक्रिया व्यक्ति को बाहरी दुनिया से अलग कर आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। कौन? वन। ये हमें भारतीय दर्शन में जब पढ़ते हैं तो यह देखने को मिलता है। देखिए, दूसरा है झील। भारतीय दर्शन में झील को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। झीलों का उल्लेख विशेष रूप से पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है, जहां उन्हें देवताओं के निवास स्थान या दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। झीलें आत्मा की शांति और स्थिरता को दर्शाती है और इनके पानी को जीवन के स्रोत और पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में झीलें महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रसंगों से जुड़ी हुई है, जो दर्शाती है कि इनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व कितना था। तीसरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है इसमें किस तरह से समझते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन में वन, झील और अन्य पर्यावरणीय तत्वों को अक्सर जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं से जोड़ा जाता है। इन तत्वों को प्रकृति की दिव्यता और उसकी स्वच्छता का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उदाहरण स्वरूप, वन और झीलें हमें बाहरी दुनिया से जुड़े तनावों से मुक्त होने और आत्मा की गहराई में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करती है। ये स्थान व्यक्ति को
आत्मनिरीक्षण, ध्यान और साधना के लिए प्रेरित करते हैं। सांस्कृतिक महत्व: भारतीय संस्कृति में वन, झील और अन्य पर्यावरणीय तत्वों का गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों और परंपराओं में इनका विशेष स्थान है। उदाहरण के लिए कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक अनुष्ठान वन और झीलों आसपास ही होते हैं और इन तत्वों की सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को दर्शाते हैं। अतः भारतीय दर्शन में वन, झील और अन्य पर्यावरणीय तत्वों को न केवल प्राकृतिक संसाधनों के रूप में बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के रूप में भी देखा गया है। ये तत्व जीवन की गहराई, शांति और दिव्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो तीनों क्वेश्चन देख लिए। आपको यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन आप लोग का होता चला जाए। तो इससे पहले भी ढेर सारा क्वेश्चन हम अपलोड किए हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी और अच्छा कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।